नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने पर वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान का पिस्टल का लाइसेंस हुआ रद्द। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाकर उनकी मुस्कान लौटाई। और जिले में डेंगू ने अपना पांव पसारना शुरू किया। 3 नए मरीज मिले, कुल आंकड़ा पहुंचा 79 पे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग करने के मामले में वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस रद्द हुआ। अपने पड़ोसी दुकानदार पर पिस्टल तानने के आरोप में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 1 सप्ताह में उनसे जवाब तलब किया है। सदर थानेदार की रिपोर्ट पर डीएम ने पिस्टल का लाइसेंस निलंबित किया है। दूसरी ओर दोनों पक्षों में सुलह समझौता की पहल चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने पर प्रशासन ने शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अपना शस्त्र काजी मोहम्मदपुर थाना में तुरंत जमा कर दें। आपको बता दें कि 16 सितंबर की रात 11 बजे गोबरसही चौक पर चौहान ट्रेडर्स के संचालक वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान का पड़ोसी दुकानदार जितेंद्र कुमार से विवाद हो गया था, जिसके बाद अभिमन्यु चौहान ने लाइसेंसी पिस्टल से धमकाने का काम किया था, जो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पिस्टल का लाइसेंस हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वो इमीडिएटली उस हथियार को जब्त करके थाने में उसको सुरक्षित रख लें। लाइसेंसधारी से हम लोगों ने शो कॉज किया है। नेचुरल जस्टिस के तहत शो कॉज पूछना जरूरी है कि क्यों नहीं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस तरह का जो कृत्य है जो सोशल मीडिया पर और जिसकी रिपोर्टिंग थाना अध्यक्ष ने हम लोगों के पास एक विस्तृत प्रतिवेदन और वीडियो क्लिप जो है पेन ड्राइव के माध्यम से भेजा है, तो उसके आधार पर शो कॉज हुआ है कि क्यों नहीं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस पे जब स्पष्टीकरण लाइसेंसधारी का प्राप्त हो जाएगा उसके बाद उचित निर्णय हम लोग लेंगे और उससे आपको अवगत कराएंगे। आए दिन जो है मतलब हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते, तो ऐसे तमाम लोगों के लाइसेंस रद्द होंगे। ये हर्ष फायरिंग का मामला नहीं है और इस जिले में बहुत अच्छी कार्रवाई, डराने धमकाने की बात आई है। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि थाना अध्यक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने कठोर कार्रवाई की है। न सिर्फ उनका लाइसेंस निलंबित किया है बल्कि लाइसेंस रद्द क्यों ना हो इसके संबंध में कारण परीक्षा भी हम लोगों ने लाइसेंस होल्डर से पूछा है। और अगर हर्ष फायरिंग का कोई मामला ऐसा आता है तो बिल्कुल उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी आप रिसेंट पास्ट में देखिएगा तो इस जिले में कोई हर्ष फायरिंग का मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के 14 लोगों को चोरी का मोबाइल बरामद कर सौंपा गया। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने मोबाइल धारकों को मोबाइल बांटा। उन्होंने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल खोने, चोरी होने और विभिन्न घटनाओं से संबंधित दर्ज सनहा के आलोक में डीआईयू के साथ एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान कर मोबाइल की बरामदगी कर लोगों को आज लौटाया गया है। दिनांक 21 सितंबर 2024 को ऑपरेशन मुस्कान का एक अगला चरण था, जिसके तहत जो मोबाइल गुम हुए थे या चोरी हो गए थे या किसी अपराधी द्वारा किसी पीड़ित व्यक्ति से छीन लिए गए थे, उनको उनके जो वादी पक्ष है उनको सुपुर्द किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन मुस्कान अभी कोई नई पहल नहीं है, पूर्व से ही चला आ रहा है। और मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चल रहा है। और इसको टाउन डीआईयू, विशेषकर जो नगर क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड टाउन डीआईयू की टीम है जो बनाई गई है, वो इसको गति दे रही है। तो इस चरण में हमारा दूसरा प्रयास है। पहले भी हमने वितरित किए हैं मोबाइल और आज हम इनको फिर एक बार से लोगों के लिए वितरित कर रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः वही मोबाइल हैं जैसा मैंने अभी आपको दोहराया, ऐसे मोबाइल जो कहीं किसी व्यक्ति विशेष के खो गए हैं
या फिर वो मोबाइल जो कोई व्यक्ति जो अपराधी उनसे छीन कर ले गया है, या ऐसे मोबाइल जो उनके चोरी हो गए। तो तीनों तरह के जो श्रेणी के जो मोबाइल हैं उनके धारकों को वापस आज मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लौटाए गए हैं। 8 टोटल 14 मोबाइल उनके वास्तविक धारक के मालिकों को दिए गए हैं। इन 14 मोबाइलों को जिन्होंने चोरी किया था उसमें कितने अपराधी गिरफ्तार? इसमें कुछ मोबाइल चोरी के हैं जहां से उसमें पुलिस छानबीन में लगी हुई है। एक या तो अभी 2 मोबाइल के बारे में पता चल रहा है कि कोई उनको चोरी हुए हैं उनके। अब चूंकि जो व्यक्ति चोरी करता है वो किसी और को बेच देता है, तो उसमें भी पुलिस लगी हुई है तो भाई उसने किससे खरीदा, है ना। जैसे मोबाइल का EMI नंबर चेंज था ना, IMI नंबर किसी भी मोबाइल का चेंज नहीं था। पुलिस ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने नगर विकास विभाग की चल रही योजनाओं को लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे नगर विकास विभाग की योजनाओं को लेकर नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी और नगर निगम के आयुक्त के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से शहर में स्ट्रीट लाइट, मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही हर नगर पंचायत और नगर पालिका में खेल का मैदान हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया है। आज की बैठक हम लोगों ने सभी जो नगर पंचायत, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और जो नगर निगम के नगर आयुक्त है, उनके साथ हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है। और जो नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनका कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो, इस संबंध में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। चाहे शहर में सफाई की व्यवस्था हो या लाइट जो लगाने की बात हो रही है जिसमें विभाग से एक तरह से रोक है, तो उसमें विभाग को हम लोग प्रस्ताव दें। विभाग में भी नीतिगत निर्णय बहुत जल्दी हो करके हम लोगों को इस दिशा में डिसीजन भी प्राप्त हो जाएगा। तो लाइट्स की, साफ़ सफाई की, पेयजल की सुविधा, इस संबंध में विस्तृत हम लोगों ने बात किया है। इसके अतिरिक्त हर एक पंचायत में खेल का मैदान तैयार हो, इसको लेकर के भी जिला खेल पदाधिकारी को बोला गया है कि जिन पंचायतों में खेल का मैदान अभी तक नहीं बना है उनका प्रस्ताव तैयार करके दें। ये स्कूल कॉलेज में भी हो सकता है या कोई सरकारी ज़मीन है जहां हम लोग खेल का मैदान, स्टेडियम डेवलप कर सकते हैं। तो इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। 3 थानों की ज़मीन, सिकंदरपुर, फकुली और जो हम लोगों का पानापुर थाना है जिसमें अभी इशूज़ हैं, तो फकुली के लिए भी ज़मीन खोज लिया गया है, सिकंदरपुर की भी थाने की ज़मीन हम लोग दे रहे हैं। पानापुर में क्या इशू है, इस संबंध में हम लोगों ने ADM साहब को प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिया है। इसके अतिरिक्त लोक शिकायत के मामले, जनता दरबार के मामले जो पेंडिंग है विभिन्न पदाधिकारियों के पास, उसकी समीक्षा की गई है और उसका त्वरित कैसे निराकरण हो, इस संबंध में हम लोगों ने बातचीत किया है संबंधित पदाधिकारी। जिले में 2 AES के मरीज SKMCH में भर्ती हुए, आंकड़ा पहुंचा 76। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। गर्मी बढ़ने और उमस में वृद्धि के साथ चमकी बुखार के 3 नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। अब तक 76 मामले की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इसके साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए बच्चों में होने वाले इस बीमारी पर रोकथाम और लगाम को लेकर सभी लेवल की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए कहा गया है। इसके साथ प्रभावित क्षेत्र के गांव में जाकर प्रचार प्रसार के अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष अब तक चमकी बुखार AES के 76 केस सामने आए हैं। राहत की बात है कि इस वर्ष भी किसी भी बच्चे की मौत AES के कारण नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में अकेले 39 केस सामने आए हैं, जबकि अन्य केस में से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और लखीसराय जिले से केस मिले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि चमकी बुखार AES को लेकर हम लोग बेहद गंभीर हैं। इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी तैयारियां पूरी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके मामले तो पहले जो प्रतिवेदित थे, इधर कुछ केसेस 2-3 केस बढ़े हैं। बहुत मौसम के परिवर्तन होने के कारण कुछ केस इधर आए हैं, छिटपुट केसेस। हमारे जिला में मुजफ्फरपुर में 39 केसेस हैं और पूरे जिला मिला के 76 केसेस हैं, अदर जिला मिला करके। तो इससे संबंधित भी लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि समय के परिवर्तन जो ही है, थोड़ी गर्मी इधर आई है, तापमान के कारण कुछ 1-2 छिटपुट केसेस आए हैं। लेकिन इससे संबंधित भी पहले से भी प्रोटोकॉल है, दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध है, वार्ड अलग से बना हुआ है, सभी जगह
प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है धूप से बचने के लिए, बच्चों को बाहर नहीं निकलने के लिए, खाली पेट रात को सोने नहीं देना है, कुछ मीठा वगैरह खिलाना है। बीच रात में उठा के बच्चों को देखना भी है कि उसके शरीर में तापमान या कोई हरकत ऐसा नहीं है जिससे कि उसकी समस्या का निदान किया जा सके। अगर इस प्रकार कुछ केसेस आते हैं तो सभी जगह एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी अपने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित है कि वो तत्काल उसे एम्बुलेंस या किसी वाहन से उसको नजदीक के अस्पताल में पहुंचा के उसकी इलाज की जा सके। शिवपुर पंचायत में चल रहे नाला निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए उप मुखिया ने जिलाधिकारी से जांच की मांग की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के आदेश के बाद भी शिवपुर पंचायत के वार्ड 2 और 3 में नाला निर्माण कार्य में लूट खसोट जारी है, जिसे लेकर शनिवार को उप मुखिया अस्मिता कुमारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जल्द कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवपुर पंचायत की मुखिया आशा देवी और पंचायत सचिव सुमित सागर एवं तकनीकी सहायक के द्वारा सरकारी राशि का लूट खसोट किया जा रहा है, जहां नाला निर्माण में मानक के अनुरूप काम नहीं किए जाने को लेकर वार्ड लोग नाराज दिखे। समस्या यही है कि ये नाला का निर्माण जो है 22/7/2024 को चालू हुआ, जो 2 महीना कल बीत जाएगा, उसके बावजूद काम जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। योजना का शिलापट जो है 2 महीना के बीतने के बावजूद नहीं लगा है, जबकि इसका प्रावधान है कोई भी काम होता है शिलापट सबसे पहले लगाना है। जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट मांगने पर हमको तो मुखिया पति के द्वारा हत्या का धमकी दिलवाया गया। हत्या का धमकी? हाँ, उसके बाद जो है एस्टीमेट हम फिर भी मांगते रह गए, लेकिन 2 महीना बीत गया, आज तक हमको एस्टीमेट मिला नहीं। उसके बाद हम जो है जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिए हैं, जिस पर जो है जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा भी कोई जांच जो है अभी तक नहीं किया गया है। और यहाँ जो काम जो हो रहा है वो बहुत ही घटिया स्तर का काम हो रहा है। जैसे में कि इसमें जो है नीचे पीसीसी करना था, वो पीसीसी अभी वर्तमान जो है कार्यस्थल पर नहीं किया। पूर्व से जो पीसीसी था उसके ऊपर ही दीवार का जुड़ाई कर दिया गया है, जिसके कारण रोड भी हाइट हो गया। 10 इंची रोड भी हाइट हो गया। हम लोग डिमांड किए थे कि जो वर्तमान रोड है उसी के लेवल में आप नाला का निर्माण कीजिए, उसका टॉप ढलाई रहना चाहिए वर्तमान रोड के लिए। लेकिन इन्होंने उस पीसीसी पर जुड़ाई के कारण, जुड़ाई करने के लिए ये 10 से 11 इंची हाइट कर दिए रोड को, जिसके कारण मोहल्ला के कितने भी गेट, आप यहाँ से अगर घुमाएंगे कैमरा, सामने वो जो मकान दिख रहा है उनका भी गेट नीचा हो गया, काफी गेट नीचा हो गया, जिसके कारण मतलब समझिए कि सबको गेट को हाइट करना पड़ेगा। हाँ, 10,000-50,000 लग सकता है। दूसरी चीज क्या है कि 2 महीना से ये लोग घटिया निर्माण करने के चक्कर में बार बार हम लोग के ऑब्जेक्शन के कारण 1-1 सप्ताह काम बंद कर देते हैं। जिस दिन जानते हैं कि घर में ये लोग नहीं है, उस दिन ये लोग काम शुरू करते हैं। हाँ, जैसे आज ढलाई का इनका प्रावधान है, तो आज संजोग से हम लोग छुट्टी लेके रुके हुए हैं कि सामने ढाले। कल जैसे नहीं थे तो वही जो रोड के टूटा फूटा हुआ जो गिट्टी है उसी से ये इन्होंने ढलाई किया। मसाला का रेशियो घटिया है, 10-1 का 8, 9, 10 गिट्टी देते हैं, 1 कंटर गिट्टी नहीं देते हैं, 1 कंटर गिट्टी बालू देते हैं, सॉरी सीमेंट, 1 कंटर सीमेंट, 8-9 को बालू देते हैं। 10 गिट्टी, 8-9 बालू, 1 कंटर सीमेंट मिक्स करते हैं पूरा ज्यादा ही मिक्स करते हैं। और रोड का टूटा हुआ जो मलबा है उसी से ढलाई। इसको लेकर शिकायत है क्या? जी, शिकायत तो है। क्या, कैसा ढलैया जो हो रहा है, ये सब कंकर उंकर से ढलाई हो रहा है। गिट्टी मतलब थोड़ा मिलता है और कंकर उंकर ज्यादा मिल रहा है। रोड के मलबे से ही ढलाई कर दिया जा रहा है। कौन सा मोहल्ला हुआ? ये शेखपुर हुआ, शेखपुर से वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। 2-3 एस्टीमेट के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। तो अभी जो सड़क निर्माण हो रहा है वो किस किस्म का सड़क निर्माण किया जा रहा है, कैसा मटेरियल दिया जा रहा है? मटेरियल की जहाँ तक की बात है, जो यहाँ जो गिट्टी रखा हुआ है 50-50 रखाया है। मतलब हाँ, रोड का मलबा जो हाँ, मलबा, हाँ, वो गिट्टी तो दिख रहा है, रोड का मलबा है और उसी से निर्माण किया जा रहा है। 50 ब्लैक स्टोन 50 हाँ। और ये मलबा 50, मतलब दोनों मिक्सअप किया, दोनों मिक्स। और जो एस्टीमेट है सीमेंट का, बालू का, ये इसका क्या है? सीमेंट और बालू सही दिया है। जी हाँ।
आप यहाँ का क्या हुआ स्थानीय है? जी हाँ, स्थानीय निवासी हैं। जिले में डेंगू धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। डेंगू से पीड़ित 3 नए मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मिलने से जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। डेंगू के तीनों मरीजों को SKMCH में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मेडिकल के डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज की संख्या 7 हो गई है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि डेंगू के सभी मरीजों की हालत स्थिर है। जिले में लगातार मिल रहे डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। लोगों को पानी जमा नहीं होने दें, इसकी हिदायत दी जा रही है। जिले में सबसे अधिक डेंगू के मरीज मुशहरी में मिले हैं। उन्होंने बताया कि जहां जहां मरीज मिल रहे हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। शनिवार को भी बोचहां में फॉगिंग कराई गई है। वहीं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में डेंगू की जांच बढ़ाई जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि डेंगू को लेकर अस्पतालों में जांच कम हो रही है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। जांच बढ़ाकर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में कुल अभी तक का जो प्रतिवेदन हमारे पास है, जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 79 केसेस हैं, जो पूरे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला करके। डेंगू के लिए प्रचार प्रसार लोगों के बीच में कराया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में डेंगू के केस मिले वहाँ फॉगिंग का भी कार्य करवाया जा रहा है। हमारे सदर अस्पताल में 10 बेड का एक अलग से वार्ड है, जहाँ डेंगू मरीजों को रखने की व्यवस्था है और जांच वगैरह नसवन की जांच वगैरह भी हो रही है। और सभी प्रखंडों में इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि वहाँ अलग से बेड लगाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों और अपने क्षेत्रों में चारों तरफ से बचाव हेतु प्रचार प्रसार, ताकि डेंगू से बचाव की जा सके, लोगों को निर्देश की जाती है। डेंगू के साथ चिकनगुनिया का भी कोई मामला था? चिकनगुनिया का मामला अभी तो नहीं है, जो पहले था वही 2 केसेस है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। दलित युवक की हत्या के बाद उसके भाई को मिलेगी नौकरी। सीएम के ऐलान के बाद मुजफ्फरपुर के डीएम ने लिया संज्ञान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ साल पहले बिहार में दलित की हत्या के बाद उनके एक परिजन को
सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अब मुजफ्फरपुर में इस योजना के तहत एक युवक को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल जनवरी 2021 में मुजफ्फरपुर के कांटी के पकड़ी पकोही गांव ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रोनोजीत पासवान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 1 महीना पहले 2 आरोपी को SC/ST कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। वहीं अब उसके छोटे भाई को इस नियम के तहत नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए कल्याण विभाग से DM ने बात भी की है। उन्होंने कल्याण विभाग को इससे जुड़ा संचिका बनाकर सरकार को भेजने की बात कही है, ताकि जल्द से जल्द मृतक के भाई के नौकरी देने की प्रक्रिया हो सके। पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इसको लेकर कल्याण विभाग को सूचित किया गया है और संचिका बनाने को कह दिया गया है। अगर युवक को नौकरी मिल जाती है तो संभवतः ये जिले का पहला मामला होगा। अब छुट्टी कब होगा? आपके भाई की हत्या हुई थी जी, कब हुई थी? 13 जनवरी 2021। क्या नाम था आपके भाई? रोनोजीत कुमार। तो आज DM साहब से मुलाकात हुई आपके नौकरी के संदर्भ में, क्या कहा DM साहब ने? DM साहब बहुत रिस्पॉन्स लिए हैं और आगे भी बात की है। जिला कल्याण पदाधिकारी सर से भी बात की है। आपको नौकरी मिलेगी जी, मैं आश्वासन दिया है जी। कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? हम BCom पास है, अकाउंट ऑनर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आज आपसे उससे संबंधित एक परिवार भी मिलने आया था, तो क्या उसे नौकरी मिलेगी? इसमें जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आज एक आवेदन दिया है और उसमें जजमेंट की कॉपी भी उन्होंने लगाई है। पिछले महीने ही जजमेंट प्राप्त हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुआ है। जो मृतक हैं उस केस में जो एक्यूज थे, एक्यूज को माननीय न्यायालय ने सजा दिया है। तो इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को मैंने बोला है कि फाइल हमारे पास जो है पुटअप करने के लिए, जैसे ही संचिका मेरे पास उपस्थापित की जाएगी, जो इसमें प्रावधान है, मुआवजा तो इसमें भुगतान कर दिया गया है। सरकारी नौकरी का जो प्रावधान है उसमें विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि त्वरित इसका जो है हम लोग समाधान निकालते हुए उनके पीड़ित परिवार को हम लोग जो भी सरकारी सहायता है, चाहे वो नौकरी हो या अन्य कोई सहायता हो, हम लोग ससमय उपलब्ध करा। जिले में ये पहला मामला होगा? ये संभवतः पहला मामला है, मतलब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। जिला कल्याण पदाधिकारी इसमें और विस्तृत रूप से बता पाएंगे, लेकिन ये जो मामला मेरे संज्ञान में आया है इसको लेकर के जिला कल्याण पदाधिकारी को मैंने निर्देश दे दिया है कि विभागीय प्रावधान के अनुरूप जिस स्तर पर इसमें निर्णय होना है वो सारे कागजात लगा करके संचिका उपस्थापित करें ताकि इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ने अपनी संस्था के कार्य योजनाओं को लेकर अहम बैठक। वरीय नागरिक सेवा संस्थान ने शनिवार को नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी 1 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई और कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति तैयार की गई। जानकारी देते हुए वरीय नागरिक सेवा संस्थान के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वरीय नागरिक सेवा संस्थान आगामी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के समाज सेवियों को वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। शॉल उठाकर व सर्टिफिकेट देकर संस्थान की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हर वर्ष 1 अक्टूबर के दिन वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से आयोजित किया जाता है। सर्वप्रथम वरीय नागरिक सेवा संस्थान की ओर से प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम लोग ऐसे समाज सेवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त है, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। आज क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उसमें उनको साल और सर्टिफिकेट दिया जाता है, हाँ, प्रमाण पत्र। सिकंदरपुर स्टेडियम में चल रहे जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के जीते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार द्वारा खेल भवन सिकंदरपुर स्टेडियम में चल रहे जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में संचालित कराटे ट्रेनिंग के खिलाड़ियों ने जीते कुल 32 पदक, जिसमें कि 11 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य पदक हैं।
स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए किया गया। चयनित सभी खिलाड़ियों समेत उनके कोच को कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव और कराटे फेडरेशन की सचिव शिल्पी सोनम द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। बिहार सरकार द्वारा जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में रासवल मुजफ्फरपुर, रासवल झपाहा और रासवल के अंतर्गत संचालित स्कूलों में कराटे की ट्रेनिंग के खिलाड़ियों द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया और कल दिनांक 20 सितंबर 2024 को सिकंदरपुर स्टेडियम खेल भवन में जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ था, जिसमें कि ये खिलाड़ी कुल 32 पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 15 कांस्य पदक जीते हैं। और इसमें जो भी गोल्ड मेडल आए हैं वो सारे खिलाड़ी स्टेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं और कल अंडर 17 के खिलाड़ी बांका में जाएंगे राज्य स्तरीय विद्यालय कराटे खेल प्रतियोगिता के लिए। ये खिलाड़ी कल जाएंगे और आशा है कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इनके टीम कोच जो जा रहे हैं सेंडाई सूरज पंडित और मैं उपासना आनंद, कार्यालय सचिव रासवल मार्शल आर्ट्स। अधिवक्ता अरुण कुमार शाही ने कोऑपरेटिव बैंक की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार शाही ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए अधिवक्ता अरुण कुमार शाही ने बताया कि सदर अस्पताल रोड स्थित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में चीफ मैनेजर के रूप में कार्यरत शशिभूषण पांडे की बहाली जाली है। इनका कहना है कि उनके पिताजी विभाग में कार्यरत थे और अनुकंपा के आधार पर इनकी बहाली की गई, लेकिन जब जांच किया गया तो संचिका ही गायब मिली। अधिवक्ता ने विभाग को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। वहीं उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव की ओर से वर्ष 2022 से पूरे उत्तर बिहार में ई कोर्ट स्टाम्प की आपूर्ति हो रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इसका खुलासा होने पर विभाग की ओर से सरकारी की जगह निजी ऑडिटर से इसकी ऑडिट कराई जा रही है। वहीं उन्होंने तीसरा आरोप लगाया कि 2002 से 2004 के बीच मुशर्री में जो शाखा थी उसमें 55 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। आउटसोर्सिंग के जरिए डेली बेसिस पर बहाल कर्मियों को अवैध तरीके से 55 लाख रुपए दे दिया गया। इन सब बिंदुओं पर निष्पक्ष रूप से जांच की मांग अधिवक्ता के द्वारा की गई है। आप सभी को मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम इस मुजफ्फरपुर में एक श्री शशिभूषण पांडे जो चीफ मैनेजर के रूप में मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं, इनकी बहाली जाली है। इनका कहना है सो मेनी शिकायत है कि इनके पिताजी विभाग में थे और रिलैक्सेशन में अनुकंपा के आधार पर इनकी बहाली हुई और इस बिंदु को बार बार कंप्लेन होता है और दबा दिया जाता है। अभी स्टेट स्तर से लेके ज्वाइंट रजिस्ट्रार और डीएम के द्वारा जांच चल रही है। ये अब रिपोर्ट यह कर रहे हैं कि संचिका ही गायब हो गई है। नहीं है तो विभाग से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस बिंदु पर एफआईआर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा बिंदु, मुजफ्फरपुर पूरे उत्तर बिहार में कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ई कोर्ट स्टाम्प की आपूर्ति वर्ष 2022 से हो रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। और इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराने के बाद अब प्रबंध कारिणी के निदेशक गण निर्णय लेने जा रहे हैं कि इसका अंकेक्षण कराया जाए और वह भी अंकेक्षण स्टेट अथराइज ऑडिट के द्वारा नहीं करा करके
प्राइवेट ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने की साजिश इन लोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक अब मुझे मेरी पूरी न्यूज़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।